अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। पहले हम इसकी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ से वो है करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट क्या होता है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट की बात करें तो कूलम होता है चार्ज का यूनिट और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड। और अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की तो वो हम अम्पेयर यूज़ करते हैं। ये है इसका एसआई यूनिट। इसको एमकेएस भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीजीएस में भी इसका यूनिट होता है। तीन तरह के यूनिट होते हैं, एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है और एक इम्पीरियल यूनिट्स होते हैं। ज़्यादातर हम एमकेएस और सीजीएस की बात करते हैं। एम से मुराद मीटर लेंथ का यूनिट और के का किलोग्राम, मैस का और टाइम का सेकंड। यहाँ पर लेंथ का सेंटीमीटर और मैस का ग्राम और टाइम का सेकंड। तो सीजीएस में जो करंट का यूनिट होता है वो होता है स्टैट अम्पेयर। आपको पता होना चाहिए कि स्टैट अम्पेयर का और करंट का अम्पेयर का क्या रिलेशन है। ये होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट अम्पेयर्स हों तो जो है वो 1 अम्पेयर बनेगा। इसी तरह से एक और यूनिट है इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं। यूनिट तो नहीं, खैर बस ये आपको पता होना चाहिए, एक स्केल है कि जो 1 अम्पेयर है ये इक्वल टू होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें करंट की टाइप्स की तो करंट की दो टाइप हैं। एक कन्वेंशनल करंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में फ़र्क क्या है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है इसमें चार्ज मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसमें चार्ज मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ है डायरेक्शन का, अदरवाइज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। ये डायरेक्शन का फ़र्क होता है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी क्या है? आप लोगों ने मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर हम मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ तो डेंसिटी मिल जाती है। लेकिन ये डेंसिटी यानी यहाँ से चला पता कि अगर हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी बन जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे वो भी डेंसिटी होगा, शायद उसकी रिप्रेजेंटेशन ये ना हो। तो एरिया और वॉल्यूम से किसी चीज़ को डिवाइड कर दे तो वो डेंसिटी आ जाती है। जैसे अगर हम एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम के साथ तो ये बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी। जैसे हम चार्ज को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ तो ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसे हम चार्ज को डिवाइड कर दें एरिया के साथ तो ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही करंट है, करंट की डेंसिटी निकालनी है तो क्योंकि इसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो इसी वजह से हम फिर जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो हम एरिया के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा करंट डिवाइड बाय एरिया। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो जे होती है कैपिटल। तो ये बन जाएगा करंट ओवर एरिया। यूनिट की बात करें करंट का यूनिट अम्पेयर, और अगर हम एरिया की बात करें इसका यूनिट होता है यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी का सिंबल है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी हुई है आपने, इसी तरह से यहाँ पर आएगी आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज करो ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो नेगेटिव चार्ज के पास पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसीलिए ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रही है जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट बन रही है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वी डी से लिखते हैं। और इसका जो स्पीड होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। यह आपने याद रखना है, पेपर में यहाँ से एमसीक्यूज बन जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डायरेक्टली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है E=-del V/del R चैप्टर नंबर 12 में। तो अगर माइनस के साइन को इग्नोर कर दें तो जो डेल वी है ये पोटेंशियल है, ये डायरेक्टली है ई के साथ, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा है।
इसका मतलब ये भी है कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा कर देंगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये तीनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। पेपर में इस तरह से एमसीक्यू जो है बन के आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट की, कि करंट जो है वो किस किस रीजंस की वजह से सर्किट में फ़्लो कर रहा होता है, तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पेपर में यहाँ से एमसीक्यू बनता है। और अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की, कंडक्टर मेटल्स ही होते हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर में जो करंट का रिस्पॉन्सिबल होता है वो होल्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। होल से बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, नॉट पॉजिटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस, ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टिकल्स फॉर द फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फॉर द करंट। इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ करंट की, तो जो सोर्सेज ऑफ करंट हैं वो बुक पे 4 लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी भी याद कर लें। ड्राई सेल है, और प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल को हम वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, याद रखना है आपने, वोल्टेक सेल। इसके अलावा जनरेटर्स हैं जो करंट का रिस्पॉन्सिबल है या करंट गुजारने पैदा करते हैं, सोर्स ऑफ करंट है। इसके अलावा विंड है या थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल्स, या फिर सोलर सेल्स हैं। तो ये कुछ सोर्स हैं करंट के। इनमें किन किन वजह से करंट होता है ये भी पता होना चाहिए। जो सेल हैं इनमें तो केमिकल्स की वजह से होता है, चाहे वो सेल है या बैटरी या, केमिकल्स की वजह से होता है। हाँ, वो यही पूछ सकते हैं कि केमिकल, एमसीक्यू बन सकता है कि केमिकल्स किस तरह से जो करंट है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। तो जैसे कुछ मटेरियल है, जिंक है, ग्रेफाइट है जो हम यूज़ करते हैं, लाइक, या हम सोडियम यूज़ करते हैं, या लिथियम आयन बैटरी या सेल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जो जिंक है या सोडियम है या लिथियम है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो, उसकी जो एफिशिएंसी है वो गुड होती है, या आप ये कह सकते हैं बेटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, जिसमें कार्बन होती है, तो कार्बन जो है वो जब केमिकल रिएक्शन करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से ये उसकी जो मटेरियल की एफिशिएंसी उसको रिड्यूस कर देता है, यानी इतना अच्छा ये एफिशिएंट नहीं है। तो आप बता सकते हैं जो अच्छे केमिकल्स होंगे वो अच्छा करंट पैदा करेंगे, उनमें एफिशिएंसी अच्छी होगी मटेरियल करंट प्रोड्यूस करने की मटेरियल के अंदर। और जिनका केमिकल जो है वो अच्छा नहीं होगा तो वो इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो केमिकल रीजंस हैं, यानी कि इस सेल के या इन मटेरियल्स के अंदर, इन इसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करने का। जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है केमिकल एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और थर्मोकपल जो हैं ये हीट या टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे होते हैं। और जो सोलर सेल्स हैं ये सनलाइट यानी लाइट को, वो भी एक एनर्जी ही है, उससे आगे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ करंट की, तो इसके 3 इफेक्ट हैं। एक पढ़ा हुआ है जी हमने, हीटिंग इफेक्ट है सबसे पहला। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जो हीट है ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी से, यानी हीट जो है करंट के साथ डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली है, और टाइम के साथ भी डायरेक्टली है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि हीट किस तरह से असरअंदाज करती है करंट के ऊपर। अगर ये टाइम यहाँ मल्टीप्लाई और आगे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हीट ओवर टाइम इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसको रेट ऑफ हीट कहेंगे, पेपर में कुछ इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका करंट के साथ
डायरेक्ट रिलेशन है, यानी करंट ज़्यादा होगा तो उससे फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और दूसरा इसका जो रेडियस या डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर आप फील्ड से ज़्यादा दूर है तो फिर फील्ड भी आपके ऊपर असर कम करेगी। क्या इसकी एप्लीकेशन है कि वो चीज़ें जिनको करंट दें और वो रोटेट करती हैं, जैसे मोटर या फैंस वगैरह, उसमें भी वैसे मोटर ही लगी हुई होती है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होगा करंट का। इसके अलावा केमिकल इफेक्ट है, ये हमने देख भी लिया यहाँ पे, जिंक, ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम वगैरह, इसमें केमिकल डालें और आगे जो है वो हम उससे करंट पैदा करेंगे, तो केमिकल इफेक्ट है। इसमें केमिकल मैटर कर रहा होता है कि आपने कैसा केमिकल डाला हुआ है जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा आगे आ जाता है ओहम्स लॉ इस चैप्टर में। तो ओहम्स लॉ क्या, ओहम कहता है कि जो पोटेंशियल है डायरेक्टली है आई के साथ, यानी अगर करंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा। और अगर हम ये डायरेक्टली का साइन ख़त्म करें तो v इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। आर रेजिस्टेंस है, ये v ओवर आई बन जाएगा। यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस के तो ये वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है, तो ये बन जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम था जॉर्ज सीमन या साइमन भी बोलते हैं इसको, ओहम उसके नाम पे रखा गया है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम भी होता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से। डिफाइन करें तो हम कहेंगे जब 1 वोल्ट गुजरे 1 एम्पेयर करंट में से, तो हम उसको बोलेंगे कि उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम हो जाएगी। इसमें अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला लेंथ के साथ है, यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली है, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी मटेरियल की लेंथ को अगर आप 2L बना देते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 2R हो जाएगी, नई रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं इसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन, अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा किसी मटेरियल का तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। यानी अगर किसी का एरिया आपने हाफ कर दिया है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह से रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ या वायर के जो डायमीटर उसके साथ भी रिलेशन है। सपोज को ये वायर है तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ से आर आ गया, आर स्क्वायर के साथ रिलेशन है। यानी अगर उस वायर का जो रेडियस है अगर हम हाफ कर दें, रेडियस अगर हम हाफ कर दें तो हाफ का स्क्वायर ये बन जाएगा आर 1/r/2 का स्क्वायर, ये ऊपर जाके बन जाएगा 4/r स्क्वायर। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह से डायमीटर के ऊपर भी इसका है, लेकिन जब डायमीटर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे इसको देख लेंगे। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इस तरह से अगर हम फार्मूला कंपोज करें तो ये बन जाएगा आर डायरेक्टली है लेंथ के साथ, इन्वर्सली है एरिया के साथ। ये अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली का साइन ख़त्म करें तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। ये जो रॉ है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसको यहाँ पर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, हम कह सकते हैं भी रॉ इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, ये लेंथ है। तो ये क्या होती है कि जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, तो ये इसके अंदर कुछ एटम्स हैं उनके मिलके बनी हुई है, तो कोई ख़ास एटम जो है वो एक यूनिट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि एटम सॉलिड में एक ख़ास अरेंजमेंट से बैठे होते हैं। तो ये एक सपोज करो इससे हमने क्यूब ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास आउट करेगा, इसमें से मटेरियल में से गुजरेगा, ये इलेक्ट्रॉन गुजर के यहाँ पर आया, तो ये इस क्यूब में से भी गुजर रहा है। तो इस क्यूब के इस फेज से गुजर के इस फेज में आने के लिए, यानी ऑपोजिट फेसेस से गुजरने के लिए इसको कितनी रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ा है, हम इसको बोलेंगे कि ये रेजिस्टिविटी है। तो इसका यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओहम मीटर, ये बन जाएगा यूनिट इसका रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टेंस का एक और फैक्टर है वो है टेम्परेचर, के टेम्परेचर के साथ भी इसका रिलेशन है। अगली स्लाइड में मैं उसको समझाता हूँ। तो जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर मटेरियल एक जैसा है
तो उसकी लेंथ विथ जिस तरह मर्जी एरिया चेंज कर दें तो मटेरियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयरन है, मान लो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 5 ओम मीटर है, तो आप उसको लेंथ को हाफ कर लें, उसके एरिया को जो है वो हाफ कर लें, लेंथ डबल कर दें, एरिया हाफ कर दें या लेंथ को डबल कर दें या लेंथ को हाफ कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम ही रहेगी। तो ये नेचर जो है नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सर्किट्स की, ओहम्स लॉ के ग्राफ्स की, तो इसके जो ग्राफ हैं, जो ओहम लॉ होगा, क्योंकि फार्मूला है R इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो V और I के दरमियान बनेगा। इसको वी आई करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। याद रखना है कि V को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है। ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली है, तो ये इंक्लाइंड लाइन बनेगी, इसको इंक्लाइंड लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, इंक्लाइन लाइन या इंक्रीजिंग लाइन बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, तो ये ओहम्स लॉ का है, ओहम्स लॉ को फॉलो करने वाला। तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक ओहमिक होते हैं और एक दूसरे होते हैं नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन कौन करते हैं? वैसे तो फॉलो भी कोई नहीं करते, लेकिन बस वो उसकी उसकी लाइन इस लाइन के करीब करीब होती है, इसलिए हम इनको कह देते हैं उन मटेरियल्स को कि ये भी ओहमिक ही हैं एक किस्म का। तो जो अच्छे कंडक्टर हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, या एलुमिनियम हो गया, ये सारे अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, तो इसलिए ये हम इनको मान लेते हैं कि ये ओहमिक मटेरियल्स हैं। नॉन ओहमिक मटेरियल्स की बात करें या सब्सटेंसेस की, तो वो जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और ओहम लॉ को कौन फॉलो नहीं करते? जो इस कर्व से अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कर्व है, इसे या तो ऊपर की तरफ को बेंड कर दें, कर्व बेंड कर दे, या इससे नीचे की तरफ को कर्व बेंड कर दे, तो ये नॉन ओहमिक ग्राफ होंगे। तो क्योंकि दो ऑप्शंस हैं इस कर्व के बेंड होने के, तो इसलिए ग्राफ भी दो बना लेते हैं कि अगर तो ग्राफ सीधा जा रहा है और वो ऊपर को वर्टिकल हो गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये फिलामेंट का बल्ब का है, फिलामेंट बल्ब का। और ये जो बल्ब का मटेरियल है ये टंगस्टन से बना हुआ होता है, तो ये नॉन ओहमिक मटेरियल है टंगस्टन। और अगर हम बात करें दूसरे ग्राफ की, वी और आई और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, ग्राफ सीधा जा रहा है और आगे जाके ये जो ग्राफ है ये फिलामेंट का नहीं है, बल्कि ये सेमीकंडक्टर्स का है। गलती हो गई यहाँ पर, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, इसको देख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से मटेरियल जैसे सिलिकॉन और जर्मीनियम आ जाता है। और अगर तरफ सीधी जा रही है उससे बेंड होगी इस तरह से, तो ये जो ग्राफ है ये फिलामेंट का है, फिलामेंट बल्ब का, जिसमें टंगस्टन मटेरियल यूज़ होता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। तो इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस का फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर हमने लिया, रेजिस्टेंस फिक्स होगी तो ओहम लॉ वैलिड होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चूँकि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ज़्यादातर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो दो तरह के मटेरियल हैं, एक में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एक में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, और जो फिलामेंट टंगस्टन है वो कंडक्टर जो हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्किट्स की, सीरीज और पैरेलल की, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की बात करें, ये भी बहुत अहम बात है जी। यहाँ से कुछ एमसीक्यू बनता है। तो अगर दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में लगी हुई हैं, लाइक ये, तो इसको R1 कह लें, इसको R2 कह लें, तो इनको ऐड करने का फार्मूला है सिंपल, R1 प्लस R2। और अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं जी, लाइक एक रेजिस्टेंस ये बनी हुई है और दूसरी रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दी हुई हैं, उनके साथ कोई वोल्टेज लगे हुआ है, कोई सोर्स लगा हुआ है, तो इनका फाइंड फार्मूला होता है R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से कि R इक्विवेलेंस इक्वल टू, डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, R1 क्रॉस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसी तरह से अगर वो कह देता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आइडेंटिकल है,
आइडेंटिकल का मतलब इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है एन आर। एन कितने डिस्टेंस हैं, 2 हैं, और एक डिस्टेंस की वैल्यू जो है 4 ओम है, तो ये बन जाएगा 8 ओम। वैसे भी 4 + 4 को ऐड करेंगे तो 80 आएगा, लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है या जितनी भी लगी हुई हैं। और अगर पैरेलल में है, सपोज करो ये 5 ओम की है और ये भी 5 ओम की डिस्टेंस है, तो इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंस का R/N, यानी R की वैल्यू यहाँ पर 5 है और N यहाँ पे 2 दी हुई है, तो ये बन जाएगा 2.5। तो सॉल्व किए बगैर ये एक शॉर्टकट से हमने सॉल्व कर लिया कि ये 5 ओम जो है इसकी वैल्यू बनेगी। उसके उसके अलावा एक यहाँ से देख लें, पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, P = W/T, ये पावर का। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है P = VI। पावर का फार्मूला ये भी है P = V²/R, और पावर का फार्मूला ये भी है P = I²/R। ये पावर के 3 फार्मूला। तो इसीलिए इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करें हमारे पास एक सर्किट है, उसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं, ये एक बल्ब लगा हुआ है और दूसरा बल्ब ये लगा हुआ है, और ये दोनों बल्ब जो हैं ये पैरेलल अटैच किए हुए हैं और साथ बैटरी के लगाए हुए हैं। तो पावर कंज्यूम्ड, यानी इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कैसे पता चलेगा, जिसका करंट ज़्यादा होगा। जिसका करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। कैसे पता चलेगा, वो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ मेंशन कर देगा तो फिर मुझसे आइडिया हो जाएगा। और जो करंट है ये डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है रेजिस्टेंस के साथ, यानी जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसी का करंट ज़्यादा होगा। और यहाँ से ये बात भी याद रखनी है कि ब्राइटनेस का भी इसके साथ रिलेशन है, जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो बल्ब ब्राइट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम सीरीज़ में लगा दें, ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगाने हैं। दूसरा बल्ब ये है और इनके साथ हमने बैटरी अटैच की हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। तो इसमें जो पावर कंज्यूम कर रहा है ये डायरेक्टली होगा वोल्टेज के साथ। जो ज़्यादा वोल्टेज लेगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इसका मतलब ये है कि वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा। सीरीज़ में याद रखना है आपने कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। याद करने का आसान तरीका भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, ये आपने इसको याद कर सकते हैं ऐसे। और वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली, जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसको वोल्टेज भी ज़्यादा हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आखिरी टॉपिक है जी आज का, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। हमने पढ़ा है क्योंकि ये एनर्जी के बारे में बताता है, हीट एनर्जी के बारे में। तो कोई भी एनर्जी उसको हम वर्क डन से लेते हैं, तो वर्क डन = होता है VQ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी की। और अगर हम Q = पुट कर दें जो कि IT होगा, करंट से निकाला, तो ये बन जाएगा W = VV और IT। अगर हम ओहम लॉ से V = IR पुट कर दें तो W यानी हीट ये बन जाएगा I²R/T। और अगर हम इसी फॉर्मूले में I की वैल्यू पुट कर दें जो कि V/R होगा, तो ये बन जाएगा V²T/R। तो ये 3 फार्मूले हीट के या जूल थॉमसन इफेक्ट के हैं। ये सारे में से कोई भी फार्मूला किसी वक्त यूज़ हो सकता है, तो सारे के सारे आपको आने चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है पावर वाट ओवर वर्क डन ओवर टाइम है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम = वर्क, और पावर का यूनिट वाट होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो अगर मैं किलो से मल्टीप्लाई करवा दूँ इधर भी, तो ये किलोवाट सेकंड बन जाएगा, ये बन जाएगा किलो जूल। तो वाट सेकंड किसका यूनिट है ये याद रखना है आपने, ये एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी को जूल भी बोलते हैं। एक MCQ यहाँ से बनता है कि 1 kWh होता है 3.6 मेगा जूल, ये भी आपने याद रखना है।
और ये भी याद रखना है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, ये 3.6 मेगा जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 किलो वाट आर डिवाइड बाय 3.6 × 10⁶ इज इक्वल टू 1 जूल। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से आपने 1 जूल की वैल्यू निकाल लेनी है। इन तमाम पैराग्राफ की होशो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चैप्टर की थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल, तो ताकि हमें मज़ीद रहनुमाई मिले। थ्योरी आती होगी तो एमसीक्यूज आने हैं। पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कहता है टू अनइक्वल रेजिस्टेंस, यानी R1 या ग्रेटर देन है R2 से, या R2 ग्रेटर देन होगी R1 से, या अनइक्वल है, ये आपने याद रखना है। कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी, सर्किट बनाए इसका, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरी रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दी, और इसके साथ कोई बैटरी लगी हुई है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये बैटरी लगा दी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहली बात पैरेलल सर्किट है, जो चीज़ें जो जहन में आनी चाहिए, पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, सॉरी हाँ जी सेम रहेगा, और जो करंट है आई ये डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं रहेगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेम करंट फ्लो थ्रू द बोथ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये उसने पैरेलल बोला हुआ तो सेम करंट तो नहीं गुजर सकता, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। उसके बाद कहता है करंट थ्रू स्मॉलर रेजिस्टेंस, करंट का आप रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालें तो इन्वर्स होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हो जाएगा। उसने बोला स्मॉलर रेजिस्टेंस है, करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है बी। बाकी को फिर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें आंसर मिल गया। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3 रेजिस्टेंस हैं जी, 2, 3 और 5 की, और एक ट्राइंगल की शेप में लगी हुई है। लाइक ये एक बना लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से, और दूसरी रेजिस्टेंस कुछ ये लगी हुई है, और तीसरी रेजिस्टेंस इस तरह से लगी हुई है, और इसके साथ हमने लगाई है एक बैटरी 2.5 वोल्ट की, ये हमने बैटरी लगा दी। कहता है कि जी ये मान लो ये 3 ओम की है, ये 2 ओम की है, ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये 2.5 वोल्ट है। कहता है करंट कनेक्टेड थ्रू द 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के क्रॉस हमने 2.5 वोल्ट लगाया है। करंट बताना है कि तीसरी में से कितना गुजर रहा होगा, इसमें से कितना करंट गुजर रहा होगा। अगर इन दोनों को देखा जाए, सर्किट को थोड़ा सीधा कर लें ट्राइंगल शेप से, तो ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस ये है, ये 3 ओम वाली है, ये 2 ओम वाली है, इसके साथ ये 5 ओम वाली है। ज़रूरी नहीं ट्राइंगल बनानी है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बस ये है कि जो लेग यहाँ पे लगी हुई होगी टर्मिनल्स वो वहीं पे लगने चाहिए। तो ये दोनों जो हैं ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है। इन दोनों की क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो याद रखना है इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है, अगर दोनों को ऐड कर लें ये 5 ओम बन जाएगी। ठीक है जी। और ये 2.5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। फॉर्मूला लगाएं V इज इक्वल टू आई आर। पहले हमें करंट पता करना पड़ेगा कितना है, तो V 2.5 है, R क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोटेंशियल एक ही यूज़ हो जाएगा 2.5। करंट हमने फाइंड करना है, और जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो है 5, ये 5, क्योंकि इसके क्रॉस बैटरी लगी हुई है। तो 2.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। तो 0.5 एम्पेयर करंट अगर 5 ओम है तो 0.5 इधर से गुजर रहा है, और तो 0 तो 0.5 वोल्ट का करंट इधर से गुजरेगा, क्योंकि ये भी 5 वोल्ट है, तो ये भी 5 वोल्ट है, 0.5 का फिर इधर से गुजरेगा, तो 3 ओम वाली में से 0.5 एम्पेयर का करंट गुजरेगा, ये ऑप्शन ठीक है। अगला है जी 5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड 10 ओम रेजिस्टेंस, और उसकी जो करंट है वो उसने बता दिया 4.5 एम्पेयर का है। 50 वोल्ट दे दिए उसने, करंट बता दिया 4.5 एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस बता दी उसने 10 ओम की है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओम लॉ पढ़ा हुआ है हमने, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि इसमें 2 रेजिस्टेंस आ गई हैं, एक सर्किट की अपनी है और एक उस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है, तो V
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V इज इक्वल टू वी ओवर आई इज इक्वल टू आर प्लस आर, हमें ये वाला आर फाइंड करना है, तो ये V ओवर आई माइनस आर इज इक्वल टू आर। वैल्यू पुट करें जी। V की वैल्यू उसने बता दिया जी 50 है, ओवर I की वैल्यू 4.5 है, माइनस R की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू स्मॉल आर। एलसीएम ले लें 4.5, ये 50 ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को 45, तो ये बनेगा 5 डिवाइड बाई 4.5। तो हमें पता चल गया कि ये 1.1 के करीब आंसर बनेगा, तो फिर ये हमारा ट्रू आंसर है। अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। उसने सीरीज में डिस्टेंस लगाई है, तो आर इक्विवेलेंस पहले ही वैसे देख लें कितनी होगी, तो 10 + 5 15 हो जाएगी, तो ये जहन में आ जाना चाहिए आपके फ़ौरन से। डायग्राम में कहता है करंट बताओ कितना गुजर रहा है, तो टोटल वोल्टेज, अगर तो बैटरी के जो पोटेंशियल है वो ऑपोजिट अटैच किए हुए हैं। ऑपोजिट अटैच से मुराद ये है कि ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल प्लस वाले के साथ लगा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि जो पोटेंशियल्स हैं 1 और 2 दोनों को ऐड करना है। और अगर बैटरी के जो पोटेंशियल हैं वो सेम लगे हुए हैं, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है या नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो फिर आपने उन वोल्टेज को हायर में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देना है, तो ये ऐड हो जाएंगे, टोटल वोल्टेज बन जाएंगे 25 वोल्टेज 10 + 15। और रेजिस्टेंस हमें बता दी है, चल के पता 15 है, करंट फाइंड करना है। ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू 25 और आर की वैल्यू 15, तो डिवाइड करें 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 ये करंट आ गया। उसने पूछा है डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दो 5/3 हैं, एक एंटी क्लॉक वाइज वाला है, एक क्लॉक वाइज वाला है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसमें सर्किट में इस तरह से बन रही है जो कि क्लॉक वाइज है, तो फिर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है। अब आपने याद रखना है रेजिस्टिविटी यानी के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेंथ जो है वो उसकी L से 2L कर दी है, और उसका जो एरिया है वो अगर 4A था पहले, तो हमने उसको A कर दिया है, यानी हमने उसको रिड्यूस कर दिया है, एरिया को 4 टाइम रिड्यूस कर दिया है। यानी पहले अगर वो इतना उसका एरिया है, तो अब हमने उसका सिर्फ चौथा हिस्सा इतना रख दिया है, बाकी सारा हमने रिड्यूस कर दिया है। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। तो तार यानी वायर 1 और वायर 2 की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सेम मटेरियल्स की हैं, तो सेम मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम 1:1 ही आएगी, क्योंकि अगर वो आयरन है तो पहली आयरन दूसरी आयरन सेम मटेरियल है, तो एक जैसे ही रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अगला एमसीक्यू है जी, उसने पावर बता दी है, पावर इज इक्वल टू 100 वाट। कनेक्टेड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, उसने वोल्टेज बता दिए 220 वोल्टेज, रेजिस्टेंस बतानी है। तो पावर का फार्मूला जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए, पावर इज इक्वल टू, एक है VI, ये नहीं लग सकता, एक है P इज इक्वल टू I² R, ये भी नहीं लग सकता, और एक है P इज इक्वल टू V²/R, ये फार्मूला लगेगा, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू, पावर बताइए उसने, वैल्यू पुट कर दें 100 इज इक्वल टू V की वैल्यू 220 का स्क्वायर ओवर R। तो चूँकि हमने R फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 होगा, और एक ज़ीरो है तो साथ डबल ज़ीरो कर दो, और 100 डिवाइड हो गया, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो 484 ओम आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उसने बता दिया है जी, जो कि आपको बताया हुआ था, ये 62.5 × 10 की पावर 18 है। मैंने आपको बताया था कि जो 1 एम्पेयर है ये 6.25, अगर वैल्यू याद है, तो 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के इक्वल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया उसने बता दिया 0.1 मीटर का स्क्वायर है, करंट फाइंड करना है, एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको ऐसे कर लें 1 एम्पेयर इज इक्वल टू ये 62.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकंड, और जो ये पॉइंट शिफ्ट किया इधर से इधर, ये आ गया क्रॉस 10 की पावर 1, यानी 10 से कर दें, तो ये हमें पता है कि ये तो 1 एम्पेयर ही है, साथ 10 आ गया, तो ये 10 एम्पेयर बन जाएगा। 10 एम्पेयर यहाँ पर है जी, ये 10 एम्पेयर इसका आंसर बन जाएगा।
थ्योरी आती होगी तो आपको एमसीक्यू ज़्यादा भी मुश्किल नहीं लगेंगे, थ्योरी याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू आर गिवन 3 बल्ब, उसने हमें 3 बल्ब दिए हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट पावर है, 25 है, 40 है, 60 है, और वो कहता है बताओ लोएस्ट रेजिस्टर। अब यहाँ से हमें याद रखना है कंडीशन को, वो उसने बताई नहीं है। अगर तो वो कंडीशन ना बताए कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है, अगर तो ना बताए तो हमने उसको लेट कर लेना है कि वो पैरेलल में है, और अगर वो बता दे तो फिर वो सीरीज़ या पैरेलल कुछ बता देगा। क्योंकि हमारे आम तौर पर जो घरों में करंट करते हैं, वोल्टेज सोर्सेज लगाते हैं, वो पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो 3 बल्ब हैं, एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, इसके साथ बैटरी लगी हुई होगी ऐसे, इस तरह से सर्किट बन जाएगा। तो एक 25 का है, एक 40 वोल्ट का है और एक 60 वॉट उसकी पावर है। वोल्ट नहीं है, ये वॉट है, याद रखना है, पावर का यूनिट है। तो पैरेलल में थ्योरी में पढ़ाया था आपको मैंने अभी कि अगर पैरेलल है तो जो पावर कंज्यूम्ड है, ठीक है, वो पैरेलल में है, डायरेक्टली होगी करंट के साथ, और ये इसका इन्वर्स रिलेशन होगा इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो हमने लोएस्ट रेजिस्टेंस उसकी देखनी किसके साथ है, तो पैरेलल में है। एक पावर रेटेड होती है, ये पावर रेटेड है कि जो पावर मेंशन की गई हो। अब करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी उसमें से करंट भी सबसे ज़्यादा गुजरेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा करंट गुजरेगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगी, तो ये 60 वॉट इसका आंसर बनेगा, ये निशान लगा लें। अगला एमसीक्यूज है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ 5 ओम। उसने आर बता दिया कि ये 5 ओम है, और टेम्परेचर बता दिया T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कहता है रेजिस्टेंस, इस वाले को 1 कह लेते हैं। अगली कहता है जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, वो है 6 ओम, और जो टेम्परेचर है इसको फिर T2 कह लें, और ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। कहता है जी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर 100 से पीछे को जाएं 50, तो 50 से पीछे को जाएं तो 0 डिग्री आ जाएगा। 6 से हम पीछे आए 1 माइनस करके 5, 5 से हमने एक पीछे माइनस कर दिया तो 4 ओम, तो ये 4 ओम बनेगा, ये हमारा आंसर। इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा, सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ होगी, 4 ओम आ जाएगा। 1 मिली एम्पेयर है करंट, क्यू की वैल्यू उसने बता दी, करंट की सॉरी आई की वैल्यू बता दी 1 मिली एम्पेयर, जिसको 10 की पावर -3 एम्पेयर भी कह सकते हैं। कॉपर वायर है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हमने n फाइंड करना है, और 0.1 सेकेंड उसने फिर हमें टाइम भी बता दिया है कि 1 सेकेंड। करंट का फॉर्मूला लगा दें, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, और याद रखना है Q इज इक्वल टू NE होता है, ये आपने याद रखना है। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें तो I इज इक्वल टू NE/T, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे सिंपली। n फाइंड करना है तो IT इज इक्वल टू NE, और IT/E इज इक्वल टू N। वैल्यूज पुट कर दें, I 10 की पावर -3 है, टाइम 1 सेकेंड है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 होता है। तो अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 के साथ, और बाकी ये जो पावर है इसको उठा के ऊपर ले जाएं, +19 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.625 क्रॉस 10 की पावर, इन दोनों को करेंगे 16 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 6.25, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए 15, क्योंकि नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ये फिर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है जी द एग्जांपल ऑफ द नॉन ओमिक, जितने भी मेटल्स हैं बताया हुआ है, कॉपर आ गया, कॉपर वायर, तो ये फिलामेंट और डायोड, डायोड सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से बना हुआ हो सकता है, तो ये दोनों ये नॉन ओमिक है, ये बात हमने थ्योरी में कर ली थी। द रेट ऑफ हीट, हीट का रेट है, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड बाय T, तो रेट ऑफ हीट बोल दें इसको। ये Q से मुराद यहाँ पे चार्ज नहीं है, हीट है, हीट को हम H से भी लिख सकते, तो H/T लिख लो। और कहता है 1 एम्पेयर करंट जनरेट हो रहा है, ये उसने आई बता दिया, थ्रू द बल्ब। हीट बतानी है,
हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और टी। तो रेट निकालना है, टी इधर आके डिवाइड, तो H ओवर टी इज इक्वल टू द आई स्क्वेयर आर, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, आई स्क्वेयर आर, ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज है जी। जर्मीनियम है जी, ई से मुराद जर्मीनियम, और ये जर्मीनियम जो है ये एक सेमीकंडक्टर है, याद रखना है आपने। और सेमीकंडक्टर का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्स होता है, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पर एक और बात देख लें, थ्योरी में नहीं बताई, इधर देख लें, वो ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एक, जो आपने फार्मूला पढ़ा था चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 13 में, कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट एंड टी। जो अल्फ़ा है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखा है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी के लिए लिखेंगे तो ये आर नॉट ओवर आर नॉट रॉ नॉट ओवर टी, ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला भी शायद आपने कहीं पढ़ा हुआ है, आर टी इज इक्वल टू रॉ नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूला सारे वो एक ही, मैं बस रीअरेंज कर रहा हूँ इन फार्मूलाज को, सारी एक ही फॉर्म है। इसे बताना क्या मकसद है, ये जो अल्फ़ा है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है दो तरह का हो सकता है, या प्लस अल्फ़ा हो सकता है या माइनस अल्फ़ा हो सकता है। अगर प्लस अल्फ़ा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और सारी मेटल्स आ जाएंगे इसमें। और अगर हम नेगेटिव अल्फ़ा की बात करते हैं तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब ये है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, अब आपने याद रखना ये सेमीकंडक्टर है, और जो आगे दिया हुआ है Na, याद रखें ये सोडियम है, और सोडियम चूँकि पहले ग्रुप से बिलोंग करता है और ये एक मेटल है, इसका प्लस अल्फ़ा है और इसका माइनस अल्फ़ा है। इफ़ दीज सब्सटेंस आर हीटेड, अगर सब्सटेंस हीट करें तो क्या होगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी के पे क्या असर पड़ेगा। रेजिस्टेंस ढूंढ लें तो कंडक्टिविटी भी मिल जाएंगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो उलट होती हैं रेजिस्टिविटी का, क्योंकि मटेरियल चेंज है तो इसलिए रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी भी चेंज होंगी। अब एक हमारे पास है मेटल, मेटल का पता है हमें अल्फ़ा प्लस टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी, और यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, तो इसकी जो सिग्मा है कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये निकाल लिया हमने कि इसकी सिग्मा कम हो जाएगी सोडियम के लिए। अगर हम बात करें जर्मीनियम की तो नेगेटिव अल्फ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होने का मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो एक की कंडक्टिविटी जो है वो जर्मीनियम की जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, और सोडियम की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। अब आपने 1 वाली जो है वो जर्मीनियम की है, यानी इसकी डिक्रीज़ करेगी और इसकी इंक्रीज़ करेगी, तो पहली डिक्रीज दूसरी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। होप सो समझ आ गई होगी इसकी, ये एमसीक्यू थोड़ा सा क्रिटिकल था। अगला है जी, 10 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और ये सारी रेजिस्टेंस कहता है कि मिनिमम बनानी है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू आर वन, फॉर एग्जांपल दो मान लेते हैं, एक की वैल्यू 2 है दूसरे की वैल्यू 3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है ये 5 आएगी, 5 ओम। और अगर हम इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंस के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो दोनों के सम को कर लें तो ये बन जाएगा 6/5, जिसका आंसर बन जाएगा 1.2 बन जाएगा ओहम। अब आप देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंस सीरीज में निकली है ये 5 ओहम है, और जो कि R1 और R2 दोनों से इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और जो पैरेलल में लगी हुई थी उनमें जो आंसर बना है 1.2 है, जो कि R1 और R2 दोनों से लेस वैल्यू आई है, यानी R1 और R2 अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये ग्रेटर देन होंगी R इक्विवेलेंट से।
ये 2 है, ये 3 है, ग्रेटर देन होता है 2 और 3 1.2 से। और यहाँ पर R1 अगर सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन होंगी R इक्विवेलेंट से, यानी ये 2 थी और ये 3 थी, ये लेस देन है 5 से। यहाँ से मैं ये समझिए कि अगर मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हमारे कम्बिनेशन जो मिलाना पड़ेगा वो पैरेलल मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पैरेलल में क्योंकि ये उसने बोला हुआ सेम रेजिस्टेंस है, बल्कि ज़रूरी नहीं है, चले बड़ा हम सेम के लिए करेंगे तो मैंने फार्मूला बताया था कि R इक्विवेलेंस इक्वल टू R/N। तो ये 10 लगी हुई हैं तो R/10, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा R/10। तो नेक्स्ट MCQs है, द लोअर पार्ट ऑफ अ क्लाउड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। जो बादल हैं उसका जो लोअर पार्ट है, ये सपोज वो बादल हैं, और इनका जो लोअर पार्ट है ये कहता है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। द क्लाउड इज चार्ज इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ये लाइटनिंग करते हैं, जाहिर सी बात है लाइटनिंग होगी तो अर्थ पे ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रिसिटी। इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट फ्लो, किस डायरेक्शन में कहता है इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होगा। जो अर्थ है इसको हम आमतौर पर न्यूट्रल यानी नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन बनेगी, तो ये डाउनवर्ड बन जाएगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चूँकि ज़मीन पे हैं और ये अपवर्ड मूव करेंगे, अगर अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो अपवर्ड होगा, लेकिन ये अपवर्ड ये ऑप्शन है, और दूसरा ये कन्वेंशनल करंट का जो है वो डाउनवर्ड होगा, तो ये डाउनवर्ड ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs देखें तो कहते हैं इन द डायग्राम ऑल द लाइट बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सारे बल्ब जो है ना वो आइडेंटिकल है। फॉर एग्जांपल अगर एक बल्ब जो है वो अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल लेता है तो बाकी तमाम बल्ब, ये भी हर बल्ब जो है वो आइडेंटिकल है। एंड ऑल द EMF ऑफ द डिवाइस आर आइडेंटिकल, और जो बैटरी के वोल्टेज हैं मान लेते हैं अगर ये भी 1 वोल्ट की EMF रखते हैं। इन विच सर्किट ABCD विल द बल्ब विल बी डिमिस्ड, इनमें सबसे कम लाइट वाला बल्ब कौन सा होगा। देखें यहाँ पर देखें तो 1 2 3 सीरीज़ में लगे हुए हैं तो 3 वोल्ट बन गए हैं, और ये डिवाइड हो रहा है 2 बल्ब में, तो डिवाइड करेंगे तो ये जो ऑप्शन ए है ये बन जाएगा 1.5। 3 वोल्ट को जब 2 बल्ब पे डिवाइड किया तो एक बल्ब को 1.5 वोल्ट आएगा, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में जो पोटेंशियल है ये डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो 2 बैटरी लगी हुई हैं तो 2 बैटरी का मतलब 2 वोल्ट, और 3 बल्ब लगे हुए हैं आगे तो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, सीरीज़ में है, तो ये बन जाएगा कोई 0.67 वोल्टेज आ जाएंगे पर बल्ब को। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ही बैटरी लगी हुई है सी वाले में, तो एक बैटरी का 1 वोल्ट होगा, और चूँकि जो आगे कनेक्शन बना हुआ है ये पैरेलल में है तो ये 1 वोल्ट ही जाएगा हर बल्ब को, क्योंकि पैरेलल में जो कनेक्शन है ये सेम होता है। डी की बात करें तो एक दोनों बैटरीज जो हैं वो पैरेलल में लगी हैं, जब दोनों बैटरीज पैरेलल में लगी हुई होंगी तो ये 1 वोल्ट ही कंसिडर होगा। ऐसा नहीं है कि ये 1+1 ऐड होकर 2 वोल्ट बन जाएंगे, सिर्फ वोल्टेज जो है वो जब सीरीज़ में सर्किट होता है उस वक्त ये एडिशन होता है, अगर पैरेलल में हो तो वोल्टेज ऐड नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। तो पैरेलल में है 1 वोल्ट ही रहेगा, और ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि सीरीज़ में अगर बल्ब लगे हुए हैं तो सीरीज़ में करंट वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ये बन जाएगा 0.5 वोल्ट, यानी एक बल्ब को 0.5 वोल्ट जाएगा। तो जो डिमेस्ट है उनमें लाइट सबसे जिनमें लाइट सबसे कम होगी तो वो होगा जिसको लाइट पोटेंशियल सबसे कम मिल रहा है, और सबसे कम पोटेंशियल जो मिल रहा है ये मिल रहा है 0.5 वाले को, यानी डी ऑप्शन हमारा इसकी जो लाइट है सबसे डिम लाइट कंसिडर की जाए। आगे देखें नेक्स्ट वाले को, तो कहता है 2 वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी इनकी जो डेंसिटी है सॉरी इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। एंड ऑफ द सेम लेंथ आर कनेक्टेड, और जो लेंथ है वो भी इसकी फिक्स है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम वोल्टेज सप्लाई, वायर पी हैज़ डायमीटर 2 मिलीमीटर, जो पी का डायमीटर है ये 2 मिलीमीटर है, और जो क्यू का डायमीटर है ये 1 मिलीमीटर है, क्यू का डायमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर है। तो कहता है अभी करंट की रेशो निकालनी हमने, तो चूँकि डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे तो फिर डायमीटर का और करंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस तरह से हो सकता है कि हमने पढ़ा हुआ है V=IR, तो जो करंट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है।
इनवर्स 1/r। और अगर हम देखें फार्मूला r इज़ इक्वल टू रॉ L/a होता है, और r इन्वर्सली है एरिया के साथ, और अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे गौर करें कि करंट का और एरिया के साथ एक जैसे रिलेशन आ रहा है कि अगर एरिया बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली है एरिया के साथ। डायमीटर का निकालें तो डायमीटर जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह पे d/2 इसका स्क्वायर, यानी करंट का जो डायमीटर के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली है। अब करंट इन पी में चूँकि 2 डायमीटर है तो करंट इन पी रेशो निकालनी डिवाइड बाई करंट इन क्यू, तो ये डी स्क्वायर आएगा पहले वाले का 2 का स्क्वायर ओवर क्यू वाले का 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/1 जो कि 4 ही बन जाएगा, तो इसे ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते वक्त आपने ध्यान रखना है चीज़ों का, कनेक्शंस और जो रिलेशंस हैं फार्मूलाज के वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है जी, देयर आर 3 बल्ब 60 वाट और 100 वाट और 200 वाट के 3 कहता है बल्ब हैं। फिर कहता है कि इन तीनों में से थिकेस्ट फिलामेंट किसका होगा। थिकेस्ट फिलामेंट, थिकेस्ट फिलामेंट यानी मोटा फिलामेंट भी किस बल्ब का होगा वो हमने देखना है। तो हमें इस बात का आइडिया है कि अगर किसी वायर की जो रेजिस्टेंस है, जो उसकी थिकनेस है, अगर वो कम हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी थिकनेस के साथ, इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर पावर भी वो कम खर्च करेगा, तो 60 वाट इसका आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है द डायग्राम शो अ मॉडल एटम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड अ न्यूक्लियस। 2 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट 1 फिल ऑर्बिट इन t इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻⁻15 सेकेंड, और कहता है कि व्हाट इज़ करंट कॉस्ट, हमने इसमें करंट फाइंड करना आई। फार्मूला में पता है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी होता है। अब चूँकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्यू इज इक्वल टू एन ही आ जाएगा ओवर टी, तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -19 डिवाइड बाय जो टाइम है उसने दिया हुआ 1 क्रॉस 10⁻⁻15 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 3.2 आ जाएगा, और माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा ऊपर जाके, तो 19 में से निकाल दें अगर हम 15 को, तो ये बन जाएगा 10⁻3.2 क्रॉस 10⁻⁻4 एम्पेयर, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले एमसीक्यू को देखें। कहते हैं 3 सिमिलर बल्ब लगे हुए हैं कांस्टेंट वोल्टेज के साथ, एक ही फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और 3 बल्ब जो हैं वो आगे इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। ईच बल्ब ऑपरेट एट नॉर्मल ब्राइटनेस, हर बल्ब की जो है वो खास ब्राइटनेस है उस पर वो कहता है वो टिमटिमा रहा है या वो ब्राइट कर रहा है। द फिलामेंट ऑफ द वन बल्ब ब्रेक, सपोज करें इसका हमने फिलामेंट तोड़ दिया, व्हाट हैपन टू द एम मीटर रीडिंग, एम मीटर की रीडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर कहता है कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ब्राइटनेस तो सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसलिए जो ब्राइटनेस है वो भी सेम रहेगी, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो अनचेंज आएगी। अब चारों में अनचेंज है। एमीटर रीडिंग की बात करें तो पहले जो करंट है ये 3 बल्ब को दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अब सिर्फ 2 बल्ब को करंट पहुंचाना है उसने, तो जब 2 बल्ब को करंट पहुंचाना है तो करंट भी कम ही जाएगा क्योंकि 3 को तो ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी ना, सीरीज़ में करंट डिवाइड होता है। तो 2 को जाना है तो फिर 2 को ज़रूरत भी जो है वो कम ही हुई करंट की, इसलिए फिर करंट भी यहाँ से जो है वो कम गुजरेगा, तो डिक्रीज़ आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, करंट डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्राइटनेस उसकी उन दोनों बल्ब की उतनी रहेगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो कहता 3 बल्ब जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, उनमें से एक बल्ब जो है वो ख़राब हो गया है, तो फिर ये होगा कि ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि दोनों बल्ब जो हैं वो ग्लो ही नहीं करेंगे उसकी ब्राइटनेस पे। हाँ, ऐसा कर देगा अगर 3 बल्ब लगे हुए हैं या 2 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज़ में, एक बल्ब का और ऐड कर दिया और बैटरी सेम है, तो फिर बल्ब के पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। अगला एमसीक्यूज़ है,
वैसे तो खुद ही सॉल्व कर लें आप लोग, इसको इजी सा है कि रेजिस्टेंस 3 है, करंट इनमें से सबसे ज़्यादा किस में से गुजरेगा। ये सीरीज़ में सर्किट है तो सीरीज़ में ये मैटर नहीं करता कितनी रेजिस्टेंस लगी है, तो सीरीज़ में जो है वो करंट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, तो फिर ये करंट सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सेम। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल यानी फाइंड करना है, नेट फाइंड करना है। तो ये तीनों तो सीरीज में लगी हुई हैं, तो 1 + 1 + 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व करके एक रेजिस्टेंस निकली है, वो कह लें कि ये रेजिस्टेंस आ गई। बाकी सारा सर्किट जो है वो ऐसे ही रहेगा, बाकी सारा सर्किट में कोई फ़र्क नहीं आया, तो वो सर्किट ऐसे ही रहा। तो ये 4 की बन गई, ये 4 की बन गई, ये 1 की बन गई, ये 2 की। अब ये वाली 4 जो है और ये वाली 4, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल में फार्मूला बताया कि अगर इक्विवेलेंस हो तो सिंपली R/2 आ जाता है, क्योंकि 2 है ना तो R/n होता है फार्मूला। R 4 है और n यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकल आई जो कि बन गई है 2, तो ये 2 बन गई, ये 1 और ये वाली 1, तो 2 1 और 2, इन पांचों को ऐड करेंगे तीनों को, तो आंसर इसका बनेगा 5 ओहम, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज में लाजमी पेपर में आ जाते होते हैं, वैसे तो ये पास पेपर में से ही उठाए हुए एमसीक्यूज हैं। When same current passes for same time interval thick and thin wire, तो more heat is produced, more heat कहता है फिर किस वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अभी हमने देखा कि थिकनेस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, यानी जिसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी H = I² RT। तो ये हीट का डायरेक्ट रिलेशन आर के साथ, आर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हीट बढ़ जाएगी। तो हीट मोर तो उसकी होगी जो वायर पतली है, थिन है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वी डबल अ वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द। अब यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते शायद इसका बोथ ए एंड बी आना है। कैसे बोथ है ए एंड बी बनेगा अभी देख लेते हैं। फार्मूला होता है V = IR। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो, डायरेक्टली रिलेशन है करंट के साथ, अगर करंट ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा करेंगे करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो समझ आ गई भी करंट। पावर में भी कुछ इस तरह से ये है, P = VI। अगर वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो पावर, क्योंकि फिर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन है, तो वो समझते शायद ए और बी दोनों हैं, तो फिर बोथ बनेगा। लेकिन उसने कहा सिंपल सर्किट, तो सिंपल सर्किट में ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपको जो है वो उसमें पावर निकालें, बस उसमें सिर्फ ओहम लॉ लगाएं, तो इससे मुताबिक ये बनेगा करंट डबल हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए बनेगा, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहाँ पर वी है, एंड करंट ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे करंट है, तो इसकी जो है वो स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, और ये ग्रेडियंट कब निकलता है, जब हम वाई एक्सिस को डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। अब जो वाई एक्सिस है वो उस पर हमने करंट लिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो वोल्टेज है, तो ये I/V बन जाएगा। हमने वैसे पढ़ा V = IR, अगर रिलेशन निकालें V/I = R बन जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये बन जाएगा I/V विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, कंसिडर कर लें इसके नीचे 1 है, तो 1/R, तो ये बन जाएगा इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, सिग्मा, तो फिर ये ऑप्शन में बी बनेगा। बच्चे यहाँ पर सोचे समझे बगैर रेजिस्टेंस लगा देते हैं कि V वोल्टेज है और करंट आ गया है तो बस V/I। हालांकि देखना ये होता है कि भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हमने डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट वैल्यू को देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय 5 एम्पेयर, इसको खुद ही करना है जी। 5 एम्पेयर को ये डेफिनेशन जिसको आती है वो कर सकता है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, ये अगर आप एमसीक्यूज देखते हैं कैसे हैं हमें। एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन सर्कुलर पाथ, एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में उसने बता दिया कि 50 चक्कर लगा रहा है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द एसोसिएटेड करंट, इसका करंट कितना होगा।
अब आमतौर पर हमने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं वो यही पढ़ा हुआ है कि भाई आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, या हमने पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, या इसी को हम थोड़ा सा करके एन ई ओवर टी कर लेते हैं, या आपने पढ़ा हुआ है, यानी कोई ऐसा फार्मूला मेरे जहन में नहीं आता इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए एक यूनिक फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स चार्ज होता है। और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर रेवोल्यूशन के हिसाब से लगाएं तो ये होती है स्पीड डिवाइड बाय द कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, तो अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो ये बन जाएगा एस ओवर वी इज इक्वल टू टी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगा वी ओवर एस इज इक्वल टू द 1/t। 1/2 जो है ना, ये टी जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बन गया यहाँ पर वी ओवर एस। अब जो एस है वो है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पूरा एक चक्कर लगा रहा है जो कि इसका सर्कमफ्रेंस है, तो उसको हम 2πr कहते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ये याद रखना है। तो बहरहाल यहाँ पे तो सिंपली बात दी हुई है, आई इज इक्वल टू एफ की बात करें, ये एक नई चीज़ है आपके लिए, उसको याद कर लें। फ्रीक्वेंसी 50 है और चूँकि चार्ज 1 है तो इसलिए 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करें 1.6 के साथ तो ये बनेगा 8 क्रॉस 10⁻⁻19। बस देख लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है कोई कैलकुलेशन मैं गलत करूँ। अगर हम एक डिजिट पीछे ले जाते हैं, 16 × 5 80 होता है, तो ये बनेगा 80/00.80.0, 2 डिजिट पीछे ले जाएँ 0.8। हाँ जी, ये सॉल्व करने के बाद -17 बन जाएगा। इसको देख लीजिए, कैलकुलेटर पे वैसे तो होता नहीं, अलाउ नहीं है, तो ये 0.8 क्रॉस 10⁻⁻17 ए बन जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन याद रखनी है आपने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यूज थ्योरी में से बनता है ये एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो यूज़ नहीं होता, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको ये जो है वो आएगा। तो कहता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, यानी जो सेल के अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस है कहाँ से आती है, उसके इलेक्ट्रोड से आती है, जो इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल का बना है उससे आती है, या वैसल से आती है। वैसल मीन जो सेल आपने यूज़ किया उसका जो खोल है जिसमें सारा केमिकल भरा हुआ है आपने, या मटेरियल यूज इन द सेल। तो ये बात मेरे ख्याल से डिस्कस हुई है थ्योरी में कि अगर मटेरियल पर डिपेंड करता है, जिंक हो, ग्रेफाइट हो, तो वो करंट की जो एफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करता है। तो बस ये आपने याद रखना है, तो ये मटेरियल बनेगा यहाँ पर। आ गया जी, व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फिनाइट लेंथ। बच्चे समझते हैं यहाँ पे शायद ये इनफिनाइट लिखा हुआ है, ये बस ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी, ये फिनाइट है मतलब कोई फिक्स लेंथ है, यानी वो 50 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, या कुछ भी वो लेंथ हो सकती है। इज़ ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ। डायमीटर जो है ना उसको उसने हाफ कर दिया है। अब ये देखें, अगर हम डायमीटर को डिस्टेंस के इक्वल करें, सॉरी रेडियस के, तो डायमीटर का 2 जो है वो रेडियस होता है, तो डायमीटर की वैल्यू हाफ कर दी है, तो ये बनेगा आर इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 डायमीटर की वैल्यू ओवर ये वाला 2, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में d/4। ठीक है, तो r इज इक्वल टू d/4 है, या d इज इक्वल टू d/2 है। फिर कहता है इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो रेजिस्टेंस का और डायमीटर का रिलेशन निकालें तो आई जी सॉरी r इज इन्वर्सली है एरिया के साथ, और फार्मूला लिखे तो 4π² होता है, πr²। तो अगर आप हम और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये r डायरेक्टली हो जाएगा, ये डायरेक्टली है, सॉरी इन्वर्सली हो जाएगा 1/r² के साथ, ये 4 नहीं आएगा, πr² होता है। वैल्यू पुट करें r की तो ये आ जाएगा 1/r की जगह पे d/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा r डायरेक्टली है, सॉरी इन्वर्सली है 4 का स्क्वायर 16, और ये डिवीजन का डिवीजन है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, तो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा जी इसका। तो ये ध्यान में चीज़ रखनी है, कुछ लोग 4 टाइम्स ही लगा देंगे यहाँ पे मिस्टेक से, क्योंकि वो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को वो क्लियर नहीं कर रहे होते। अगला एमसीक्यूज है, इजी सा एमसीक्यूज है, लो वोल्टेज सप्लाई 20 वोल्ट, उसने वोल्टेज बता दी 20 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं 1.5 ओम है किसी सेल की, और जो पावर सप्लाई की
जो हीटर लगाया है उसके साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर कह लें, वो 6.5 ओम है। कहता है जी व्हाट पावर सप्लाइड फिश टैंक में, पावर सप्लाई कितनी होगी। अब पावर का फार्मूला क्योंकि वी और आर दिया हुआ है तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। वी की वैल्यू तो पता है 20 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू देखें दो डिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर लें 6.5 प्लस 1.5 तो ये 8 बन जाएगी, 8 ओम। तो 8 से डिवाइड कर दें, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 बन जाएगा ओवर 8, 8 5 द 40 50, 0 7 आ जाएगा तो ये 50 वॉट बन जाएगा यहाँ पर। आपने इसको देख लेना जी। ये हमने एमसीक्यू बहुत दफ़ा किए पीछे कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ कर दें, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो क्या होता है, प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा दो हैं तो ये डायरेक्टली हो जाएगा टी के साथ और ये इन्वर्सली हो जाएगा टी के साथ। नेगेटिव वेब कोफिशिएंट है जी ये। एमसीक्यू तो देखें जी, कहते हैं वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और फार्मूला वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। जो वैल्यूज़ दी हैं उसको उठा के यहाँ पुट करें तो वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई, और आर की वैल्यू ज़ीरो तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू ई एम एफ। ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खुद कर लीजिएगा इस एम सी क्यूज़ को। ये एम सी क्यूज़ देखें तो ये एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देखें ना। वायर है जी, सेम मटीरियल है यानी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है। आर द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया उसने, दो चीज़ें कहता है फिक्स है। और कहते हैं इनमें से किसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगी। अब चूंकि जो दो रिलेशन दिए हुए हैं वो एक तो लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है और दूसरा रिलेशन जो है वो डायमीटर का दिया हुआ है। अगर फार्मूला देखें तो आर डायरेक्टली है लेंथ के साथ और इन्वर्सली है डायमीटर के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो जिसका डायमीटर डिनोमिनेटर यानी डायमीटर कम होगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखना है कि इन सब में से डायमीटर सबसे कम किसका है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 0.5 है, 3, तो सबसे कम डायमीटर इसका है। इसके बाद किसका है, इसका है। अब ये देखें लेंथ में सबसे छोटा कौन है, तो लेंथ में ये 100 है, 20 है, ये 50 है, ये 33 है, तो ये सबसे कम लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे कम लेंथ भी इसी के पास है और सबसे कम डायमीटर भी इसी के पास है, तो फिर यही ऑप्शन बनेगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है जी, इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगी। बस इतना ही काफ़ी है। बाकी होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों ने इनको कर लिया है तो चीज़ें ना आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि ये करंट का है। तो हम अगला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।